नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने इकोनॉमी प्रारंभ किया है, उसी क्रम में पढ़ते हुए आज क्लास चौथा है। ठीक है। हम लोग बेरोजगारी पढ़ने वाले थे और बेरोजगारी में हम लोगों ने घर्षण बेरोजगारी तक देख लिया था। ठीक है। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि चक्रीय बेरोजगारी। देखिए, चक्रीय बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जहाँ पे मंदी के समय बेरोजगारी उत्पन्न होती है। जैसे कि मंदी क्या है। अब आप कहोगे कि मंदी कैसे आती है। देखिए, मंदी दो प्रकार से आ सकती है। पहला कि युद्ध हो जाए, और अगर युद्ध हो गया तो जितनी भी संपत्ति है सब युद्ध में लगानी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर जो है कि जीतना होगा, क्योंकि नहीं जीतेंगे तो हो सकता है हमारे क्षेत्र को कब्जा कर ले। ठीक है। जब हमारी सारी संपत्ति युद्ध में जाएगी तो यहाँ पर जो है कि अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हो सकता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़े और प्रोडक्शन ना हो पाए। अब कहेंगे यार, प्रोडक्शन कैसे बाधित होगा युद्ध में। अब देखिए, मान लेते हैं कि युद्ध कश्मीर हो रहा है और जो है कि हमारा जो कुछ बॉर्डर है पंजाब, अब पंजाब में भी हो सकता है हमला हो जाए, राजस्थान वाले क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत हो जाए, कश्मीर पूरा हो जाए और कश्मीर के कारण जो है कि हिमाचल प्रदेश बाधित हो और उत्तराखंड बाधित हो। ठीक है। तो मैं मैप बना के बताता हूँ आप लोगों को। जैसे कि ये भारत का नक्शा देख लीजिए। देखिए, अब ये पूरा हम लोगों का कश्मीर है। ठीक है। और यहाँ पे जो है कि पाकिस्तान है। ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि युद्ध का समय हुआ तो ये तो पूरा बाधित होगा, लेकिन जहां जहां पे इसका बॉर्डर है, गुजरात तक थोड़ा बहुत बॉर्डर लगा है, तो ये सारा क्षेत्र जो हम लोगों का है ये बाधित होगा। अब जैसे कि अगर बाधित हो रहा है तो हम लोग देखते हैं कि पंजाब क्षेत्र में पैदावार गेहूं की अधिक होती है, चावल की होती है। तो अगर वहां पे युद्ध का क्षेत्र बना रहेगा तो वहां प्रोडक्शन करने कोई जाएगा नहीं। जब प्रोडक्शन करने नहीं जाएगा तो वहां पर उत्पादन नहीं होगा तो डिमांड बढ़ेगी। सप्लाई जब कम होती है लेकिन डिमांड तो खाएंगे सब। जब सप्लाई नहीं होगी तो दाम बढ़ेंगे। तो दाम जब बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो उस समय जो है कि लोग खरीदने के लिए जाएंगे और जिसके पास धन रहेगा वो खरीदेगा। ठीक है। दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है। जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो वहां पे रोजगार देगा कौन, क्योंकि खेत है उसमें काम करने के लिए मजदूर चाहिए। मजदूर नहीं है तो गांव वाले हैं जो सिर्फ खेती पर निर्भर थे खुद को, वो काम करने जाएंगे नहीं, तो उनका भी रोजगार बाधित हुआ। तो मंदी जो है कि पहला कारण युद्ध आया, उसमें जो है कि मंदी हुई। दूसरा कारण ये होता है कि गृह में मतलब घर में ही कलेश हो जाए। अब घर में कलेश कैसे होगा। जैसे वर्तमान हम लोग देख रहे हैं जाति के नाम पे लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। ऐसे ही मान लेते हैं कि धर्म के नाम पर युद्ध हो गया। एक तरफ जो है कि हिंदू हो गए, एक तरफ सिख हो गए, एक तरफ मुस्लिम हो गए, एक तरफ जैन हो गए, एक तरफ बौद्ध हो गए, फिर पारसी हो गए, इसके बाद ईसाई हो गए। सब लोग जो है कि धार्मिक युद्ध कर लिए और आपस में लड़ने लगे। अब जब सब आपस में लड़ने लगेंगे तो काम कौन करेगा। अगर पता चले कि ये फैक्ट्री बन रही है जिसमें से 10 हिंदू हैं और 90 मुसलमान, तो मुसलमानों ने हिंदुओं को मारना स्टार्ट कर दिया। कोई और फैक्ट्री है जहाँ पे 10 मुस्लिम है और 90 हिंदू है, तो हिंदुओं ने मुसलमानों को मार दिया। तो पूरी कंपनी बंद हो जाएगी कि भाई जब कंपनी में ही लड़ रहे हो तो प्रोडक्शन क्या करोगे। जब कंपनी बंद हो जाएगी तो उन लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो है कि मंदी, एक बाहर युद्ध हो गया या फिर गृह युद्ध हो गया, ऐसी कंडीशन में मंदी आती है। तो जब मंदी के समय जो बेरोजगारी उत्पन्न होगी उसे चक्रीय बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी वो बेरोजगारी है जहां पे योग्यता के अनुसार कार्य न मिल पाना। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति पीएचडी किया है लेकिन उसे कॉलेजों में पढ़ाने के लिए नहीं मिल रहा है और वो घर पर छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के अपना गुजर बसर कर रहा है। ठीक है। अगर मिल भी रही है जॉब तो उसे चपरासी की जॉब मिल रही है, यानी वो किया पीएचडी है लेकिन चपरासी की जॉब मिल रही है। तो इसे हम लोग कहते हैं शिक्षित बेरोजगारी, यानी कि शिक्षा के अनुसार उसे जो है कि रोजगार न मिल पाना, उसे कहते हैं हम लोग शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है। और शिक्षित बेरोजगारी उत्पन्न होने का पहला कारण ये है कि जो वर्तमान समय में हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो सही नहीं है, क्योंकि उसे हम लोगों को साइंस की तरफ मोड़ना चाहिए, ना कि थ्योरी की तरफ कम कर कर प्रैक्टिकल ज़्यादा कराना चाहिए। यानी कि थ्योरी 10% कराओ, प्रैक्टिकल 90% कराओ, तो हो सकता है उसका मानसिक विकास हो और वह आगे चल के हो सकता है कोई इनोवेशन करे। जैसे कि एप्पल बना है, गूगल बना है, फेसबुक बना है, उसी तरह वो भी कोई अच्छी चीज़ बनाए। जैसे कि वर्तमान में पोल्यूशन को रोकने के लिए हो सकता है कोई
एयर प्योरीफायर बजाय बहुत ही अच्छा प्योरीफायर बनाए, जिसे जो है कि आप लोग कहीं भी लगा दो और तुरंत जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके उसे मिट्टी बना के जमीन में गाड़ दे। तो हो सकता है कि ऐसी व्यवस्था करेंगे तो जो सिर्फ डिग्री लेकर घूम रहे हैं तो ऐसी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और वो लोग स्वरोजगार उत्पन्न करेंगे, और नहीं होगा तो जो है कि खुद की कंपनी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो प्रचंड बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी दरअसल बेरोजगारी ऐसी है जिसमें रोजगार तो मिलता है लेकिन जो उत्पादन होता है बहुत ज्यादा नहीं होता है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि ये मेरा पेन है, अब इस पेन को बनाने के लिए मुझे सिर्फ 2 व्यक्ति चाहिए, जो इसका ढक्कन बनाए और जो इसका ये पूरा बॉडी बनाए। ठीक है। तो जो है कि इस ढक्कन को बनाने के लिए और इस पेन को बनाने के लिए 100 मजदूर आ गए, और 100 मजदूर मिलकर एक ढक्कन बना रहे हैं और 100 मजदूर मिलकर एक पेन बना रहे हैं। अब दोनों को मिला के केवल एक पेन बन रहा है, 200 मजदूर एक पेन बना रहे हैं, लेकिन जब सिर्फ एक की थी लेकिन बना 100-200 रहे हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग प्रचंड बेरोजगारी। प्रचंड बेरोजगारी यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा ना हो और जो है कि लेबर फोर्स कम हो और जो है कि प्रोडक्शन भी लेस हो, यानी कि लेबर फोर्स बहुत अधिक है, प्रोडक्शन बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। प्रचंड बेरोजगारी ज़्यादातर हम लोग कृषि वाले क्षेत्र में देखते हैं। देखे होंगे कि एक छोटा सा 1 बीघा खेत है और 1 बीघा में 25 लोग घर के काम कर रहे हैं। उनको जो है कि सिर्फ जो है कि खेतों में काम करना है, जो काम 4 व्यक्ति कर सकते हैं वही काम 25 व्यक्ति कर रहे हैं। तो यानी कि जो 21 व्यक्ति अतिरिक्त काम कर रहे हैं वो उत्पादक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उन्हें रोजगार मिल रहा है बस। समझ रहे हैं आप कि मतलब कि रोजगार तो मिल गया लेकिन उत्पादन नहीं हो रहा है। ऐसी कंडीशन में हम लोग प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है। तो भारत की जो है कि उसके आगे समझ लीजिए कि दैनिक बेरोजगारी क्या है। अब दैनिक बेरोजगारी वो है जिसे पूरा दिन काम न मिले, उसे दैनिक बेरोजगारी कहेंगे। ठीक है। आज मुझे कोई काम नहीं मिला, जैसे कि आप अगर इलाहाबाद घूमे होंगे तो वहाँ पे एक लेबर चौराहा है, तो लेबर चौराहा पे अलग अलग जगह से मजदूर आके वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। जिसको भी मजदूर को अपने घर में काम कराने के लिए ले जाना होता है वो आते हैं, उन्हें लिवा के चले जाते हैं। तो जो है कि मान लेते हैं कि 100 मजदूर खड़े हैं और उसमें से 90 मजदूर चले गए और 10 मजदूरों को जो है कि उस दिन काम नहीं मिला। हो सकता है कि उनकी शारीरिक रूप से या फिर वो थोड़े वृद्ध हो या फिर कोई और कारण हो, उन्हें रोजगार नहीं मिला, तो उसे कह रहे हैं कि दैनिक बेरोजगारी, यानी उन व्यक्तियों को आज भी काम नहीं मिला। ठीक है। इसके बाद साप्ताहिक बेरोजगारी। साप्ताहिक बेरोजगारी का अर्थ ये होता है जिस व्यक्ति को एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और उसमें 3 दिन भी काम न मिले, यानी कि अगर एक व्यक्ति को 3 दिन काम मिला है, 3 दिन से ज्यादा काम मिला है, यानी कि 4 दिन काम मिला है, तो वह व्यक्ति साप्ताहिक बेरोजगारी में नहीं आएगा। लेकिन अगर 3 दिन से कम काम मिला है, क्योंकि 2 ही दिन काम मिला है, 1 ही दिन काम मिला है, तो उसे कहेंगे साप्ताहिक बेरोजगारी। यानी कि एक सप्ताह में व्यक्ति को 3 दिन से कम काम मिलना साप्ताहिक बेरोजगारी कहलाता है। ठीक है। इसके बाद वार्षिक बेरोजगारी। वार्षिक बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी है यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, 66 दिन भी होते हैं, लेकिन अगर 365 दिनों में उसे 183 दिन से कम काम मिल रहा है, तो उसे हम लोग वार्षिक बेरोजगारी कहेंगे। 183 दिन से एक दिन भी ज्यादा, यानी कि 184 दिन मिल रहा है तो वो वार्षिक बेरोजगारी में नहीं आएगा, लेकिन 183 से एक दिन में कम काम मिल रहा है तो उसे हम लोग वार्षिक बेरोजगारी कहेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है कि दैनिक बेरोजगारी है, साप्ताहिक बेरोजगारी है, वार्षिक बेरोजगारी है, मासिक बेरोजगारी का जिक्र नहीं है। यूपी पीसीएस के पेपर में ही पूछा था कि निम्न में से कौन कौन सी बेरोजगारी है, तो उसमें जो है कि साप्ताहिक, वार्षिक, मासिक, दैनिक। इसके बाद ऑप्शन दे दिया था 1 2 3 4 चारों सही, 1 2 3 सही, 1 3 4 सही, 1 2 4 सही। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि मासिक बेरोजगारी नहीं है। ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। वही मौसमी बेरोजगारी तो मैंने बता दिया है कि अगर फसल कटने का समय है तो लोगों को काटने के लिए रोजगार मिल गया, फसल को बोना है तो बोते समय काम मिल गया, बारिश हो रही है खेतों को भराई करनी है तो उस समय काम मिल गया, बारिश नहीं हुई तो कहीं से ट्यूबवेल से पानी ले आकर भरने के लिए उस समय काम मिल गया, लेकिन हमेशा काम नहीं रहता, उसे मौसमी बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। जो कृषि क्षेत्र में समय समय पर उत्पन्न रोजगार को कृषि रोजगार कहते हैं और समय समय पर बाधित होना, रोजगार न मिला, उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं।
ठीक है, तो मौसमी बेरोजगारी समझ में आ गया होगा आपको। तो कुछ डेटा देख लीजिए। मैंने बता दिया शहरी बेरोजगारी 6.7% है, ग्रामीण बेरोजगारी 3.9% है। क्यों है मैंने बता दिया था। टोटल बेरोजगारी 2025 के डेटा के अनुसार 5.2% टोटल बेरोजगारी भारत की है। ठीक है, भारत में कौन से राज्य में सर्वाधिक बेरोजगारी है, वो है गोवा, जहां पे 9.7% बेरोजगारी है। केरल में 7% है सेकंड पे। थर्ड है हरियाणा, जहां पे 6% बेरोजगारी है। यानी कि यदि पूछे भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बेरोजगारी है, गोवा, सेकंड पे जो है कि केरल, थर्ड पे जो है कि हरियाणा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी है वो 4.8% है, जो है कि 2025 के डेटा के अनुसार बता रहे हैं। यदि केंद्र शासित प्रदेश का पूछे तो केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक बेरोजगारी लक्षद्वीप में है, जहां पर 36.2% बेरोजगारी है। ठीक है, लक्षद्वीप में। और दूसरा है अंडमान निकोबार, जहां पे 33% बेरोजगारी है। ठीक है, तो जो है कि बेरोजगारी हम लोगों का खत्म हो गया होगा। आप इससे पहले वाला क्लास देख लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने महिला बेरोजगारी पुरुष बेरोजगारी बता दिया था कि महिला बेरोजगारी अपेक्षाकृत ज्यादा है कम पुरुष बेरोजगारी के, यानी कि पुरुष बेरोजगारी थोड़ा सा कम है लेकिन महिला बेरोजगारी ज्यादा है। लेकिन 2023-24 में महिला बेरोजगारी जो है कि कम थी, पुरुष बेरोजगारी ज्यादा थी। लेकिन वर्तमान के डेटा के अनुसार पुरुष बेरोजगारी कम है, महिला बेरोजगारी ज्यादा है। उसका रीजन ये है कि महिला बेरोजगारी इसलिए है कि महिलाएं बहुत ज्यादा घरों में काम कर रही हैं, जिनको हम लोग रोजगार की श्रेणी में शामिल नहीं करते हैं। अगर उन्हें भी हम रोजगार की श्रेणी में शामिल करें तो महिला बेरोजगारी लगभग 1% रह जाएगी। वो घर का काम करें, उसे रोजगार में जोड़ा नहीं जा रहा है, जिसके कारण उनकी बेरोजगारी दर बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, ये खत्म हो गया। तो आज जो है कि एक टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसे कहते हैं कि समावेशी विकास। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आर्थिक समृद्धि का बहुत ही पॉपुलर है, जहां पे हर साल जो है कि प्रश्न पूछता ही पूछता है। समावेशी विकास का सीधा सा अर्थ है कि ऐसा विकास जो निम्न स्तर, यानी कि ऐसा विकास जो निम्न स्तर को भी विकास पहुंचाए, यानी कि ऐसा विकास जो निम्न स्तर के व्यक्ति तक पहुंचने का साधन बने, वही समावेशी विकास कहलाता है। यानी कि निम्न स्तर से किया गया विकास समावेशी विकास कहलाता है। अब इसे जो है कि हम लोग दो श्रेणी में देखते हैं कि समावेशी विकास क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, समावेशी विकास करने का इंपॉर्टेंट ये है कि मान लेते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, आप पढ़े लिखे हैं, तो आपको अगर सरकार कोई योजना लाती है तो आपको कहीं ना कहीं पेपर के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, या फिर किसी से वार्तालाप के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि ये जो है कि स्कीम आई है, हमें भर देना चाहिए, इसका सरकार हमको ये लाभ देगी। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है उसे जो है कि पता ही नहीं है कि योजना होता क्या है, सरकार योजना लाती कैसे है, इसका लाभ कैसे मिलेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा, तो वो इस योजना से बाहर हो जाएगा। तो जो व्यक्ति को कुछ नहीं पता है कि योजना होता क्या है, उस व्यक्ति तक उस योजना का लाभ पहुंचाना, उसका विकास करना समावेशी विकास कहलाता है। यानी कि निम्न स्तर के व्यक्ति तक विकास पहुंचना समावेशी विकास का लक्ष्य माना जाता है। ठीक है, समावेशी विकास को पूरा करने के लिए नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया था जिसमें इंडिया @75, यानी कि इंडिया @75 75 इसलिए रखा गया कि भारत के स्वतंत्रता का 75 वर्ष पूरा हुआ था। उसी उपलक्ष्य में नीति आयोग ने इंडिया @75 लॉन्च किया। उसमें उन्होंने कहा था कि इसका लक्ष्य हम लोग 2022 तक पूरा कर लेंगे, लेकिन जो है कि पूरा नहीं हो पाया। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि पूरा क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि भारत के जो राजनेता हैं वो समाज का विकास न करने के बजाय अपना विकास करना ज़्यादा उचित समझते हैं, इसलिए ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। अब यह लक्ष्य 2026 का रखे हैं, मुझे लगता है कि ये लक्ष्य 2026 में भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हम लोग सिर्फ लड़ रहे हैं, विकास पर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। अगर 2026 में पूरा हो जाए तो हमको बताना आप लोग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2026 क्या 2029 तक भी पूरा कर ले ये लोग, तो बहुत बड़ी बात है।
तो इसका लक्ष्य जो है कि 2022 तक था, जो पूरा नहीं हुआ। अब लक्ष्य 2026 तक पूरा करने का रखा गया है समावेशी विकास। समावेशी विकास का अर्थ ये होता है कि जो निम्न स्तर तक का विकास पहुंचाया जा सके। और उनको विकास में क्या देंगे? पहला, शिक्षा अच्छी देंगे, स्वास्थ्य अच्छी देंगे, उन्हें कपड़ा देंगे, यानी कि रोटी कपड़ा मकान, 3 बेसिक नीड। इसके बाद जेंडर पे ध्यान देंगे, यानी महिला पुरुष थर्ड जेंडर सबको, यानी कि कौशल विकास करेंगे उनका। अल्पसंख्यक वर्ग जो है उनका विकास करेंगे, दिव्यांग जो है कि उनका विकास करेंगे, LGBT जो है कि उनका विकास करेंगे। अब जो है कि इन्होंने बताया था कि इंडिया 75 में शिक्षा का विकास करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा। तो इन्होंने जो है कि शिक्षा विकास करने के लिए बहुत अच्छा मॉडल लाया, जो है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से आप जाने होंगे। अगर आप कभी भी पढ़ते होंगे तो 2020 के बाद आया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। तो उन्होंने जो है कि पहले बांट दिया कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बजाय, एक पहले था 1 से लेकर 5, 5 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से जो है कि BSc, इसके बाद फिर BA या फिर MA, ठीक है। तो अब इन्होंने बांट दिया है कि पहले जो है कि बच्चा 1 से लेकर 3 क्लास मतलब 4 क्लास तक पढ़ेगा, फिर 4 से 5 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से ग्रेजुएशन। अब देखिए इनका जो है कि कहना है कि जो 10 में बोर्ड है उसे नहीं करेंगे हम लोग, सीधा बोर्ड होगा 12 में। अब 10 बोर्ड खत्म करेंगे, तो यानी कि 1 से लेकर 5 तक, इसके बाद 6 से लेकर 10 तक, समझ रहे हैं, 10 साल। तो इनमें जो है कि एक अच्छी बात ये थी कि 3 लैंग्वेज का प्रेफरेंस दिया गया था। पहला हिंदी, दूसरा इंग्लिश, तीसरा एक लोकल लैंग्वेज, यानी कि आप जो है कि हिंदी, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज कर सकते हैं। विवाद ये हुआ कि हिंदी कंपलसरी करने पर कारण जो दक्षिण के देश हैं, दक्षिण के राज्य हैं, उनका कहना था कि हम हिंदी कंपलसरी आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि हिंदी हम लोग नहीं पढ़ना चाहते, उसके बजाय आप कोई और लैंग्वेज करो। तो मुझे लगता है कि इंग्लिश को कंपलसरी कर देना चाहिए और 2 सब्जेक्ट अपने स्वेच्छा के अनुसार चुनने की आज़ादी देनी चाहिए। शिक्षा के विकास जो नीति इन लोग बदला रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे शिक्षा का विकास होगा। देखिए शिक्षा विकास करने के लिए सबसे पहले टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आज भी अगर उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर जाने के लिए रास्ते नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गांव से स्कूल जाने के लिए रास्ता ही नहीं है तो पहले तो बात ये करेगा कि वो जाएगा कैसे। अगर गलती से वो जा भी गया तो वहाँ पे टीचर अच्छे नहीं है। मैं वीडियो देख रहा था जहाँ पर उन टीचरों को शर्म आनी चाहिए कि वो छोटे बच्चे से अपना हाथ दबवा रहे थे, प्राइमरी का स्कूल था। अब ऐसे निकम्मे टीचर रहेंगे तो विकास तो होगा नहीं। दूसरी, पहला काम यह किया जाए कि कनेक्टिविटी बनाए, यानी कि विलेज से स्कूल तक की जो रोड हो वेल मेंटेन हो, पक्की हो, ठीक है, और चौड़ी हो अच्छे से। दूसरा काम ये करें, जो वहाँ पे शिक्षक हैं उन्हें हर महीने उनके स्कूल का एक कुछ बच्चों को उनको दे देना चाहिए कि आपके जिम में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों का जो वहाँ का DM है वो जो है कि टेस्ट दिलाए, एक दिन महीने में कंडक्ट करे, और जो शिक्षक जो है कि अच्छा परफॉर्म करे उनके बच्चे उन्हें पुरस्कृत करे। तो इनसे जो है कि टीचरों में जो मन का विकास वो बढ़ेगा और वो जो है कि अपने छात्रों के प्रति अच्छा व्यवहार करना प्रारंभ करेंगे। तीसरा जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि मैं एक वीडियो देख रहा था जहां पर स्कूल की छत गिरने के कारण बच्चों की मौत हो गई। ये शर्म की बात है। आज हम लोग लगभग 70-78 साल जो है कि हम लोग आज़ादी हो गए हैं, लेकिन आज भी स्कूल की छत गिरने से बच्चे की मौत हो रही है। तो पहला बात, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाए। दिल्ली की स्कूल मैंने देखा है, दिल्ली की स्कूल बहुत अच्छी बनाई गई है। हमें लगता है कि पूरे देश पे ऐसी स्कूल बनाई जानी चाहिए जिसके कारण बच्चे कंप्लीट कर पाए जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर अच्छी स्कूल रहेगी तो प्राइवेट में भी नहीं पढ़ेंगे, सरकारी में ही पढ़ेंगे। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाए, टीचरों को सही करे, कनेक्टिविटी बनाए। तीसरा कार्य यह करे कि जो बच्चे नहीं आ रहे हैं पढ़ने के लिए तो उनका कारण जानने के लिए शिक्षकों को सर्वे करने के लिए भेजा जाए कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। पहला, अगर वो बीमार हैं तो उनका फ्री में इलाज कराया जाए।
सरकार इसका पूरा खर्चा उठाए, यानी कि 1 से लेकर कक्षा 10 तक के छात्रों का 1% भी बीमारी होती है तो उसका सारा खर्चा सरकार को उठाना चाहिए स्वास्थ्य के लिए, तो बच्चे ठीक हो जाएंगे। उनको बच्चे को जो है कि आप सिर्फ किताबें दे रहे हैं, अच्छी बात है, बैग दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनको जो है कि प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए एक काउंसलर की नियुक्ति की जाए हर स्कूल में। उसका सिर्फ काम ये रहेगा कि बच्चों की जो मजबूरी है, उसे मजबूरी नहीं कह सकते, कि बच्चों की जो गलतियां हैं उनको सुधारने के लिए वो काम करे। चौथा काम ये हो गया। पांचवा काम ये किया जाए कि पेरेंट्स को समझाया जाना चाहिए कि ऐसा करोगे तो आपका बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा, बच्चा जो है कि पढ़ेगा तभी आप आगे बढ़ोगे। ये हो गया। तो जो है कि शिक्षा को बढ़ाने के लिए कुछ कार्य इन्होंने किया। इसके बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में काम। स्वास्थ्य क्षेत्र की बात क्या करें कि एक पत्रकार थे जिन्होंने बताया कि बच्चे रखे हुए थे हॉस्पिटल में और चूहा टहल रहा था उसी में। तो ऐसी कमियों को देखना चाहिए और हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा करना चाहिए। हॉस्पिटल में सर्वाधिक दिक्कत यह है कि वहाँ के स्टाफ जो रखे गए हैं, स्टाफ वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं सरकारी में, क्योंकि यदि काम वो अच्छे से करें तो मुझे नहीं लगता कि कहीं और इलाज कराने की आवश्यकता होगी। अगर जेनेरिक दवाई चलाई जा रही है तो पहले सरकारों को भरोसा दिलाना पड़ेगा लोगों को कि ये जो हम दवाई चला रहे हैं ये प्राइवेट से अच्छी है। कोई भी व्यक्ति कफ सिरप पी कर मर जा रहा है तो मुझे लगता है कि ऐसी सरकार को शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपके राज्य में कोई कफ सिरप पी के मर रहा है तो आप कहाँ थे? अगर आप अप्रूव किए होंगे तो उसका टेस्ट हुआ होगा। अगर टेस्ट नहीं कराया तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। आप सत्ता चला रहे हो, आपके पास पूरी मशीनरी है, डीएम है, आपके एसपी हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट आपका है, हेल्थ डिपार्टमेंट आपका है, आपका जो है कि पूरी पुलिस फोर्स आपकी है। आप चेक कराइए, मरने के बाद कार्य करेंगे तो क्या होगा? तो एजुकेशन हेल्थ पर दोनों चीज़ सरकारों पर बहुत अच्छा काम करना चाहिए। तब हमें लगता है कि 2029 या फिर हो सकता है कि 30-35 तक लक्ष्य को पूरा किया जा सके। तीसरा, पोषण। अब देखिए, पोषण के लिए जो सरकार काम कर रही है वो 2 कौड़ी का काम कर रही है। अभी मैं देख रहा था सरकार जो है कि पोषण पूरी करने के लिए दलिया बांट रही है। दलिया से सिर्फ दलिया से पोषण नहीं होगा, उसके लिए बच्चों को 1 से लेकर मतलब 1 साल या फिर 0 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों को जो बीपीएल में है यानी बिलो पॉवर्टी लाइन में है, गरीब हैं, उनके लिए राशन, पानी, दूध, दही जो भी हो फ्री कर देना चाहिए। वो किसी भी स्टोर से जाकर इतनी सामान ले सकते हैं। उनका एक फाउंडेशन बनाइए कि एक छोटा बच्चा है, अगर वो कितना खा पाता है तो हो सकता है कि उसे महीने के लिए 50 रुपये खर्चा हो रहा है या फिर मान लेते हैं कि 500 रुपये खर्चा हो रहा है, तो उसके लिए उतना फ्री कर देना चाहिए। यदि आप जो है कि पैसा उनके खाते में भेज दे रहे हो तो उस पैसे का अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। वो पैसे का लेकर हो सकता है अगर घर में दाल नहीं है तो दाल चावल खरीद लेंगे, बच्चे का विकास नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आप कह दीजिए कि आप स्टोर पे जाइए, आपको ये सामान मिलेगा, ये प्राइवेट जगह जाइए चाहे जाइए, वो आपको एक रसीद देगा, आप रसीद लीजिए, रसीद की फ़ोटो खींचिए, सरकार को भेजिए, विदिन 24 घंटे के अंदर वो पैसा आपके पास आ जाएगा। आप दुकानदार को डायरेक्ट दे सकते हैं या फिर डायरेक्ट इनको दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन दुकानदार को देना ज़्यादा अच्छा होगा। हो गया स्वास्थ्य क्षेत्र में। तीसरा, कौशल विकास। कौशल विकास यानी कि एक कौशल योजना चलाई गई थी जहाँ पे गांव-गांव में लोग टहल के अच्छा एजुकेशन दे रहे थे। मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। मिला नहीं, वो कौशल विकास का एक चार्ट था। जो कौशल विकास बहुत ही अच्छा प्रयास है भारत सरकार का, जहाँ पे जो है कि कहा जा रहा है कि छोटे छोटे व्यक्ति जो थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं, यानी कि 1 से लेकर 12 तक, 1 से 10 तक आगे पढ़ाई नहीं कर पाए, उनको जो है कि अच्छी कौशल देना, यानी हो सकता है कि टेक्नोलॉजी में देना, लाइनमैन बनाना या फिर कंप्यूटर सिखाना
या फिर कढ़ाई कराना, सिलाई कराना, ऐसी जो है कि कौशल उनको सिखाना, ताकि वो जो है कि अपना सर्वग्रीण विकास कर सकें। अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति मोबाइल बनाना सीख गया, तो वो रिपेयरिंग की दुकान खोल सकता है और जो है कि मोबाइल रिपेयर करके अपना जीवन यापन कर सकता है। कौशल विकास स्कीम बहुत ही अच्छी है, लेकिन कौशल विकास स्कीम जो है कि बहुत ही अच्छे से नहीं चलाई जा पा रही है। यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्टर हैं जो केवल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करवा रहे हैं, जो है कि इनको चाहिए, जिनको आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं उससे फीडबैक लीजिए, और फीडबैक जो है कि वीडियो कॉल पे लीजिए। आप जितने स्टूडेंट वहाँ पे ऐड हैं सबका वीडियो कॉल जूम करिए और एक एक स्टूडेंट का जो है कि लीजिए। उसके लिए आप कोई अधिकारी नियुक्त करिए जो टेम्परेरी बेसिस पे हो, यानी कि वह जो है कि संविदा पे हो, और जो है कि वो काम सिर्फ इतना है उसका कि उसके अंडर में 10 कौशल विकास को दे दीजिए कि 10 का आप हर महीने जो है कि, या फिर हर महीने उनका जो है कि फीडबैक लेंगे कि आपने कौशल विकास के माध्यम से क्या सीखा, अच्छा लगा, पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही है, क्या है, कैसे ये कार्य करिए। ठीक है, तो ऐसा एक जिले में पूरा कर देंगे तो कौशल विकास भारत सरकार का अगर अच्छे से पूरा हुआ, फेल नहीं हुआ, तो कौशल विकास भारत को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है। आगे देखते हैं अल्पसंख्यक वर्गों के लिए काम। देखिए, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए वर्तमान में अल्पसंख्यक जो है कि मुस्लिमों को माना जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों का विवाद है कि अगर वो भारत के लगभग 20% हैं तो अल्पसंख्यक कैसे हुए। ठीक है, लेकिन अगर मुस्लिमों को अल्पसंख्यक नहीं माना जा रहा है, तो उसका रीज़न ये है कि वो हिंदुओं का कंपेरिजन करके अल्पसंख्यक माना जा रहा है। तो मुझे लगता है कि उनमें थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। उनमें जो है कि एक जैसे कि EWS आया है, इकोनॉमिक EWS जो है कि आया है, तो ऐसे ही उसमें भी EWS का फॉर्म लाना चाहिए, जहाँ पे जो है कि जो कुछ अमीर मुस्लिम हैं उनको जो है कि छोड़कर जो गरीब मुस्लिम हैं उनके लिए काम करना चाहिए। यानी कि जो अमीर हैं हर योजना का लगभग लाभ वही प्राप्त कर पा रहे हैं, और जो गरीब मुस्लिम, पिछड़े मुस्लिम हैं, यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, वो जो है कि अपना विकास नहीं कर पा रहा है। अगर उनको जो है कि अगर डिवाइड किया जाए तो हो सकता है कि जो निम्न स्तर पर मुस्लिम हैं, जिनका जो है कि शोषण हो रहा है या फिर बहलाया फुसलाया जा रहा है, उनको जो है कि ऊपर बढ़ाया जा सकता है। और अल्पसंख्यक में आते हैं हमारे बौद्धों के लिए बहुत ही अच्छा, अगर हम देखेंगे तो बौद्ध जितने भी हैं वो आर्थिक रूप से संपन्न है और मानसिक रूप से भी संपन्न है, क्योंकि बौद्धों को शिक्षा बहुत ही अच्छी और उन्नत दी जा रही है। उसी प्रकार जैन धर्म देखें, वो भी अल्पसंख्यक है, लेकिन जैनों की संख्या कम होने के बावजूद भी उनकी जो शिक्षा है वो बहुत ही अच्छी है और वो अपना सर्वग्रीण विकास कर रहे हैं। उसी प्रकार सिख भी अल्पसंख्यक हैं, ईसाई भी अल्पसंख्यक है, लेकिन इनमें जो है कि उतनी गरीबी नहीं है जितनी गरीबी जो है कि मुसलमानों में देखी जा रही है या फिर हिंदुओं में देखी जा रही है। ठीक है, तो अल्पसंख्यक के विकास के लिए हम लोगों को पहले कैटेगरी बांटनी पड़ेगी, जो कि कैटेगरी आर्थिक आधार पर होनी चाहिए कि जो इतने से अधिक है और इनके नीचे हैं, तो पहले जो है कि निम्न स्तर का विकास करते हुए हमें उच्च स्तर तक पहुंचाना होगा। ठीक है, इसके बाद जो है कि दिव्यांग। देखिए, दिव्यांगों के लिए बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार ला रही है, लेकिन दिव्यांगों के लिए सबसे बड़ी ये है कि दिव्यांगों के लिए योजना लाने के लिए या फिर उन्हें कुछ बांटने के लिए, नहीं कोई पैर सपाइज है तो उन्हें जो है कि हम लोग साइकिल दे रही है, अंधा है तो उनके लिए जो है कि कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वो फिजिकल रूप से भले से हैं लेकिन मानसिक रूप से बहुत ही उन्नत हों। मैं देख रहा था कि राजकुमार राव की मूवी है, उसमें जो है कि वो दिव्यांग का रोल जो है कि निभाया है, जो किसी पे इंस्पायर है, मैं उनका नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ। वो जो है कि अंधे हैं लेकिन जो है कि उनका मानसिक इतना विकास हुआ है कि वो जो है कि अपने आप के बहुत ही करोड़ों की संपत्ति अर्जित की और अपना कंपनी जो है कि एक बनाए हुए हैं। ठीक है, तो मुझे उनको उन्हीं के माध्यम से, जैसे कि एक साइन लाइन लैंग्वेज होती है, साइन लैंग्वेज के माध्यम से, या फिर जो है कि एक उभरी हुई लाइन होती है जो ऐसे टच करके पता करते हैं, तो ऐसी जो है कि उनको शिक्षा दिया जाए जो अपना शारीरिक जो कमियां हैं उनको भूल कर अपना मानसिक विकास कर सके, और जो मानसिक रूप से दिव्यांग है
उनके लिए कुछ ऐसा काम करना चाहिए ताकि उनकी जो मानसिक हालत है उसे सुधार लाया जाना चाहिए। अभी जो है कि हमें उन पर भी बहुत ही अच्छा ध्यान देना पड़ेगा ताकि वो भी थोड़ा बहुत ही सही मुख्य धारा में जुड़ने का काम कर सके। इसके बाद देखिए एलजीबीटी। देखिए एलजीबीटी जो है कि कम्युनिटी भारत में जो है कि बहुत ही दयनीय स्थिति में है। उनका कारण ये, उनका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम एलजीबीटी कम्युनिटी को देखते हैं कि वो भीख मांग रहे हैं। तो भीख मांग रहे हैं तो उसका कारण ये है कि हम उन्हें मुख्य धारा से छोड़ दिए हैं, यानी कि हम उन्हें इंसान मानते ही नहीं हैं। अगर कोई दिख रहा है तो हम कहेंगे कि भाई आप दूर रहो या फिर आप हट जाओ। क्यों हट जाओ? क्योंकि वो समाज उन्हें बहिष्कृत कर रहा है। अगर समाज में उनको जोड़ा जाना चाहिए ताकि वो अपने समाज में हंसकर, बोलकर, खुद पढ़कर, लिखकर अपना सर्वांगीण विकास कर सके। अगर कोई ट्रांसजेंडर या फिर एलजीबीटी में से कॉलेज में आके पढ़ता है तो कॉलेज में उसको अवहेलना जो है कि सहनी पड़ती है। मैं एक मूवी देख रहा था जिसमें जो है कि एक्ट्रेस हैं, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, तो जो है कि वो एलजीबीटी पर ही बनी हुई है। जो है कि उनको भी जो है कि मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके भी लिए योजना आई है, जिसे पहली योजना थी मिस्ट्री योजना। तो ऐसी योजना लाकर उनको भी जो है कि शिक्षित किया जाना चाहिए और जो है कि फॉर्म में मेल, फीमेल और अदर के बजाय 3 जो है कि कॉलम होना चाहिए। पहले जो है कि मेल फीमेल था, अब जो है कि अदर का ऑप्शन भी देना चाहिए ताकि वो टिक करें और समाज से अपने आप को बहिष्कृत न कर सकें। ठीक है, तो एलजीबीटी देख लीजिएगा आप लोग क्या होता है। देखिए ये एल का अर्थ होता है लेस्बियन। तो लेस्बियन का अर्थ ये होता है कि जहाँ पर महिला महिला को पसंद करती है। ठीक है, और दूसरा होता है कि गे। और एलजीबीटी में जो गे होता है वो पुरुष पुरुष को पसंद करता है। तीसरा है जो है कि बाइसेक्सुअल, यानी कि बी, LGB। तो बी होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का अर्थ ये होता है कि कोई व्यक्ति हो सकता है पुरुष को, यदि कोई पुरुष है हो सकता है पुरुष को पसंद करे, हो सकता है महिला को भी पसंद करे, या फिर कोई महिला है तो महिला पुरुष दोनों को पसंद कर सकती है। ये है बाइसेक्सुअल। एक होता है ट्रांस। अब ये ट्रांसजेंडर जो होते हैं वो होते हैं कि हो सकता है कि किसी पुरुष का लिंग परिवर्तन महिला में हो गया है और कोई महिला है उसका लिंग परिवर्तन पुरुष में हो गया है, तो आपको जो है कि ये ट्रांसजेंडर कहलाएंगे। तो LGBT, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांस। ठीक है, तो आज हम लोगों को समावेशी विकास और रोजगार समझ में आ गया होगा। तो कल के क्लास में हम लोग बजट स्टार्ट करेंगे। जो बजट के मुख्य टॉपिक है वो बता देंगे। जब बजट आएगा तो उसे हम लोग फैक्ट बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।